सुनिए, आज हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना, क्लास 10th हिंदी कविता का छठा कविता, ठीक है, जिसका नाम है जनतंत्र का जन्म। जिनके लिए कवि हैं, है ना, रामधारी सिंह दिनकर। यानी इस कविता को पढ़ने से पहले हम लेखक पर से जान लेते हैं, जो हमारे ऑब्जेक्टिव के लिए एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चलिए हम लोग पहचानते हैं लेखक के बारे में, कवि के बारे में, कवि पर से जान लेते हैं। यानी इस जनतंत्र का जन्म को लिखा गया है रामधारी सिंह दिनकर द्वारा, जो ये राष्ट्र कवि हैं। यानी इसे राष्ट्र कवि से भी सम्मानित किया जाता है, यानी कि राष्ट्र कवि भी के नाम से जाना जाता है। जहाँ पूछता है कि राष्ट्र कवि कौन है, आपको 4 ऑप्शन है एग्जाम में, जो आपको रामधारी दिनकर या सिर्फ दिनकर लिखा रहेगा। चलिए हम जानते हैं इस लेखक के बारे में, कवि के बारे में। तो ये कविता लिखे गए रामधारी दिनकर, राष्ट्र कवि। इनका जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी के, है ना, सिमरिया गांव में और बेगूसराय बिहार में हुआ है। यानी रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को, है ना, सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ है। और इनका जो मृत्यु हो गया हुआ है ये 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गया हुआ। इनकी माँ का नाम मनरूप देवी और पिता का नाम, है ना, रवि सिंह। यानी रामधारी सिंह का माता का नाम था मनरूप देवी और पिता के नाम रवि सिंह। रामधारी दिनकर कविता के साथ साथ, है ना, ये कहानी लिखा करते थे, यानी कि गद्य और पद्य दोनों लिखा करते थे। दोनों में यह काफी प्रचलित थे। जो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, यानी कहानी है जो कुछ इम्पोर्टेंट है। हम जानते हैं कि जिनका पहला है प्रणभंग, दूसरा है रेणुका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है रेणुका। और दूसरा है हुंकार और रसवंती, कुरुक्षेत्र, रसिमर्थी और नील कुसुम और उर्वशी और परशुराम की प्रतीक्षा, हारे की हरिराम आदि। ये इतनी इनकी कहानियां हैं। और जिसमें से काफी महत्वपूर्ण है उर्वशी, जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। उर्वशी और है रसिमर्थी, ये भी इम्पोर्टेंट है। और रेणुका और कुरुक्षेत्र, ये काफी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। और बात करें आगे इनकी कविताएं लिखी गई है, जो है वट पीपल और कविता की खोज, दिनकर की डायरी, मिट्टी की ओर और दानेश्वर, संस्कृत के 4 अध्याय, काव्य की भूमिका, है ना, और शुद्ध पर साहित्य अकादमी। यानी कि ये जो कविताएं लिखे गए हैं इनमें से कुछ अर्धनानेश्वर, ये काफी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अर्धनानेश्वर और संस्कृत के 4 अध्याय, ये दोनों जो है कविताएं, ये काफी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इनकी कविताएं कृति कौन किए हुए हैं, आपको 4 ऑप्शन देगा, जो ऑप्शन है उसमें आपको टिक मारना पड़ता है, भरना पड़ता है गोला में। और दिनकर जी को संस्कृत के 4 अध्याय पर, है ना, अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। और उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है दिनकर जी को। उन्हें भारत सरकार द्वारा एक पद्मभूषण, है ना, पद्म विभूषण की सम्मानित किया गया है भारत सरकार द्वारा। और वे आज भाषा के सांसद भी रहे हुए हैं। और दिनकर जी छायावाद के, ना, उत्तर छायावाद के, रामधारी दिनकर जो है ये उत्तर छायावाद के कवि रहे हैं, कवि हैं। हम जान लिए हैं लेखक परिचय के बारे में। अब हम चल रहे हैं कविता की ओर, जो मेरा पहला कविताएं हैं, इनका जन्म। और आज हम पढ़ रहे हैं, इसको पढ़ने से पहले कुछ शब्दार्थ दिया गया है पीछे, इसे आप याद कर लीजिएगा, तो पढ़ने में आपको काफी आसान और समझने में बहुत अच्छा से आएगा। तो हम चलते हैं इस कविता की ओर। पहला मेरा पंक्तियां है, सदियों की ठंडी बुझी राख सुख बुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। यहाँ इस प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से
दिनकर जी बताना चाह रहे हैं कि सदियों की यानी कि वर्षों से, है ना, ठंडी राख सुगबुगावटी है, यानी कि ठंडी बुझी राख है, सुगावटी है, मिट्टी सोने का ताज बनकर इठलाती है। या कभी कह रहे हैं कि जिस प्रकार अब बहुत सा राख है, उसमें थोड़ा सा आग रख दिया जाए, उस राख को सुनुक करके पूरा राख में आगे पकड़ लेता है। उसी प्रकार यहाँ के जनता के अंदर अब देश के प्रति, देश प्रेम के प्रति भावना जग उठी है, और यहाँ अब इस सोने का ताज बनकर अब ये गर्व करती है, इठलाती है। दो राह समय के रथ घर घर नाच सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। यहाँ कह रहे हैं कि समय के रथ घर घर नाच सुनो, यानी क्या कह रहे हैं कवि कि घर घर नाद, यानी कि जो रथ की आवाज होती है घरघराती हुई स्वर में, सब स्वर में आवाज आ रही है कि तुम घर घर नाद सुनो, शासन खाली करो, जनता आती है। यहाँ जो ब्रिटिश सरकार का शासन था हमारे भारत में, उसको कह रहे हैं कि सिंहासन खाली करो, कि सिंहासन पर अब जनता आ रही है, उस क्रोध में, उस वेदना में कि अब तुम्हें सिंहासन खाली करना पड़ेगा, इस सिंहासन पर अब जनता बैठेगा। लग रहा है कि जनता हा मिट्टी की अबोध मूर्ति, वहीं जारे पाले की कसम सदा सहने वाली, जब अंग अंग में लगे सांप को हो चूस रहे, तब भी ना मुंह कभी खुल दर्द कहने वाली। कहते हैं कि यहाँ के जो जनता है, यहाँ का जनता है एक अबोध मूर्त की तरह है, अबोध बालक अबोध मूर्त की तरह है। यहाँ हर मौसम में, जाड़े के मौसम में, गर्मी के मौसम में यह सब सुख दर्द यानी कि कष्ट दुख सह लेती है, किसी कहते नहीं है। जब जिस प्रकार अगर सांप किसी को काटता है ना, खून चूस लेता है, उसी प्रकार यहाँ के जनता जैसे है ना, अत्याचार करके खून चूस लिया गया है ब्रिटिश सरकार ने। यहाँ की जो जनता है कुछ नहीं बोल पा रही, हर दर्द को अच्छा से, है ना, सह लेती है, कुछ बोल नहीं पाती है। जनता हाँ लंबी बड़ी जीव की वही कसम, जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है। सो ठीक मगर आखिर इस पर जनमत क्या है, हे प्रश्न गूढ़ जनता इस पर क्या कहती है। यह कह रहे हैं कवि कि अब लंबे समय से जो यहाँ की जनता जो है ये सचमुच बड़ी वेदना सहती, बहुत ही कष्ट सहती आ रही है। ठीक मगर आखिर इस जनमत क्या होगा, जो अब जनता से प्रश्न पूछा जा रहा है। इस बार जनता पर क्या अत्याचार किया जा रहा है, जनता अब कुछ कह नहीं पा रही है। मानो जनता को फूल जिसे एहसास नहीं, जब चाहे तभी उतार सजा लो दोनों में, अथवा कोई दुधमुही जिसे बहलाने के जंतर मंत्र सीमित हो चार खिलौनों में। इस पंक्ति के माध्यम से कवि बताना चाह रहे हैं कि मानो जनता जो है ना एक फूल के समान है, जिस प्रकार फूल से डाली से तोड़ता है तो फूल को एहसास नहीं होता है, इसी प्रकार यहाँ है जनता जो है एक फूल के समान है, जब चाहो से जो उस पर अत्याचार कर लो, उतार लो, है ना, सजा लो, अथवा कोई दुधमुही बच्चे की तरह यहाँ पर बहला लो। जंतर मंत्र सीमित चार खिलौने, यहाँ के जनता के जंतर मंत्र की तरह चार खिलौने दे करके जनता को बहला लेती है, खुशा लेती है यहाँ के ब्रिटिश सरकार ने इस पे अत्याचार किया करके। अगला है लेकिन होता है भूडोल बवंडर उठते हैं, जनता जब कुपोकुल को बेकुटी चढ़ाती है, दोहरा समय की रत घर ना सुनो, शासन खाली करो, जनता आती है। यह कह रहे हैं कि लेकिन होता भूडोल बवंडर उठते हैं, इस प्रकार आसमान और जमीन में भूकंप आती है, उठते हैं, उसी प्रकार अब जनता के अंदर वो एहसास जाग चुकी है। अब जनता उस क्रोध में बेचैन है और कहती है, बेकुटी चढ़ाती है और कहती है कि अब तुम, है ना, रथ सज के आ रही है, अब घरघराती हुई आवाज रथ की जो आ रही है, अब कह रहे हैं कि मेरी आवाज सुनो, शासन खाली करो। अब जनता आती है, जो सिंहासन है इस पर मैं बैठूंगा, खाली करो। यहाँ की जनता कह रही है शासन खाली करो, इस पर आप सिंहासन पर है, जनता राज करेगी, अब कोई दूसरा राज नहीं करेगा। अगला है हुंकारों से मालों की नींव उखड़ जाती है, सांसों के बल से ताज हवा के में उड़ता है, जनता की रो के राह समय के ताव कहाँ, वह उधर जाती है, काल उधर ही मुड़ता है। यहाँ कह रहे हैं कि एक साथ यहाँ का जनता है जब हुंकार रही है, इस प्रकार एक साथ जनता उकारती है तो महल की नींव हिल जाती है, किसी भी महल का नींव हिल जाता है। सांसों के बल से ताज हवा को उड़ता है, जनता की रोके राह समय के ताव कहाँ। अब जो जनता को रोक पाए वो किसी में इतना हिम्मत कहाँ, वो अब समय नहीं कि अब जनता को कोई रोक पाए, है ना।
वो जिधर चाहती है वो जिधर जाएगी, अब उधर उस धारा को मोड़ेगी। अब जो चाहेगी वो कर सकता है जनता। ये सब जनता पूरा क्रोध में आ गया हुआ है। अब जनता को कोई रोक सके इसमें हिम्मत नहीं, वो समय में ताकत नहीं कि जनता को रोक पाए। अगला है तो अब तो शताब्दियों सशस्त्र का अंधकार है ना, अंधकार विकास ग्वाक्ष का अंबर के दह के जाते हैं। यह और नहीं कोई जनता के स्वप्न अजय चिरते तिमिर के पक्ष उमराने आते हैं। यह कवि कह रहे हैं कि जनता जो है कितने शताब्दियों से, कितने वर्षों से इस अंधकार में बैठी हुई है, इस अंधकार में इस समय को बिता चुके हैं। अब जो है कहते हैं कि अपने जो है ना इस शासन को, अधिकार को खत्म करने के लिए अब कहती है कि बड़ी खिड़की की तरह जो आदमी देखता है उस प्रकार जो हम है ना, अब इस किसी भी बात को जरमत नहीं करने के लिए अब इस सपना देख रही जनता कि हम विजय प्राप्त करेंगे और हम जीत पाएंगे। अब कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। चीरते हुए और उमड़ते हुए जनता अब है आगे बढ़ रही है, किसी की बात अब नहीं सुन रही है। सबसे विराट जनतंत्र का जगत का आप पहुंचा 33 कोटि हित सिंहासन तैयार करो। अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है, 33 कोटि जनता की सिर पर मुकुट धरो। यहाँ कवि कह रहे हैं, इस माध्यम से कवि कह रहे हैं कि सबसे विराट अब है जनतंत्र जगत का जगत आ पहुंचा है। ये है ना हमारा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को इस प्रकार मेरा देश गणतंत्र हुआ था, उस दिन कविता लिखा गया था। और कह रहे हैं कि सबसे विराट है, सबसे ताकतवर अब में आ रहा है अब जनता है। अब यहाँ की जनता जो है 33 कोटि जनता यानी कि 33 करोड़ जनसंख्या है। अब सिंहासन के लिए तैयार करो, यानी अब 33 करोड़ जनसंख्या के लिए सिंहासन तैयार करो। अभिषेक अब राजा की नहीं जनता के करो, प्रजा के करो। अब 33 करोड़ जो जनसंख्या है इसके सिर पर मुकुट चढ़ाओ, जीत का मुकुट बनाओ। अब यहाँ का जो जनता है 33 कोटि यानी 33 करोड़ जनसंख्या है, इसका सिर पर ताज अब मुकुट पहनाओ। अब है कहते हैं आगे पंक्तियां में, आरती ले तो किसे ढूंढता है मूर्ख, है ना, मंदिरों राज प्रसादों के तहखानों में देवता कहीं सड़कों पर मिट्टी तोड़ रहे, देवता मिलेंगे खेतों में खलियानों में। अब कहते हैं कि आरती के थाली सजाए हुए तुम किसे खोज रहा है मूर्ख, है ना, मंदिरों और तुम्हें मस्जिदों में कहीं नहीं मिलेंगे देवता। अब तुम्हें देवता मिलेंगे तो सड़कों पर गिट्टी फोड़ते हुए, गिट्टी तोड़ते हुए देवता मिलेंगे, खेतों में काम करते हुए देवता मिलेंगे तुमके खलियानों में काम करते हुए। यहाँ जो है कभी देवता किसानों के या जनता को कहा गया है कि जो अब देवता है ये जनता है और किसान है। अब उसे जाकर आरती दिखाओ, उसे जाकर पूजा करो, मंदिर में मत जाओ, है ना, राजमहलों में जाओ, राजा का अभिषेक मत करो, अब यहाँ का जनता का अभिषेक करो। अब देवता है ना, जनता है, किसान है, ताकि फावरे और हल के राजदंड बनने को है, धूर्तता को सोने का श्रृंगार सजाती है। दोहरा समय के रात घर घर ना सुनो, हसन खाली करो कि जनता आती है। यहाँ कवि कह रहे हैं कि फावरे की रात दंड बनाने को है, कर्ता को सोने का श्रृंगार सजाती है। अब यहाँ का जो जनता है अब सब कुछ भूल करके अब अपने कसम आ गए हैं कि अब हमें जो है इस गुलामी से अब दूर होना है। अब अपने श्रृंगार सजाती है, अब कहती है कि जो है समय के घर रात रथ पर ना सुनो, यानी जो रथ है उसकी गड़गड़ाती हुई आवाज से, है ना, ना सुनो, हसन खाली करो, जनता आती है, सिंहासन जो मेरा है अब खाली करो, इस सिंहासन पर अब जनता राज करेगी, अब मैं राज करूंगा। यहाँ के जनता कह रहे हैं सिंहासन को खाली करो, अब सिंहासन पर जनता बैठेगी, जनता राज करेगी। ये हमारा हो गया इस कविता का भावार्थ। आशा के समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया हो तो दोबारा देखिएगा इस वीडियो को, समझ में आ जाएगा। अच्छी व्याख्या है। अब अगला पाठ हमारा होगा, वीडियो लेकर आएंगे आप लोगों के बीच। वीडियो अच्छा लगता है आप लोगों को तो अच्छी बात है।